बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, ईरान और इसराइल के दरमियान जारी कशीदगी अब खुली जंग में बदल चुकी है। ईरान की जानिब से इसराइली जाहियत के जवाब में तल अबीब और हैफा पर मिसाइलों की बारिश की गई, जिसके नतीजे में कई अहम तनसीबात मलबे का ढेर बनी, मुतअद्दिद अफराद हलाक हुए। पासदारान इनकलाब ने सिहोनी शहरियों को तल अबीब खाली करने की वार्निंग दी है और ये वाज़ेह किया है कि वो इसराइल के किसी कोने को रहने के काबिल नहीं छोड़ेंगे। इसराइल ने भी तेहरान और मगरबी ईरान पर शदीद हमले किए हैं और ये दावा किया है कि इन हमलों में खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर के सरबराह अली शादमानी को शहीद कर दिया गया है। इसराइली वज़ीर आज़म ने यह धमकी दी है कि ईरानी सुप्रीम लीडर को निशाना बनाया जाएगा और ईरानी क़यादत का खात्मा ही तनाज़े का वाहिद हल है। ईरान में रिजीम चेंज की तजवीज़ अब खुले आम ज़ेर बहस आ रही है। इसराइल ये दावा कर रहा है कि जैसे ही अंदरूनी रुकावटें ख़त्म होंगी, ईरानी अवाम खुद हुकूमत का तख्ता उलट देंगे। और ऐसी सूरत हाल में नाज़रीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का किरदार खासे मुतनाज़िर नज़र आ रहा है। G7 इजलास छोड़कर हंगामी तौर पर वो वापस अमेरिका पहुंचे। उन्होंने वाइट हाउस से सिचुएशन रूम में एक अहम इजलास भी तलब किया। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को हाई अलर्ट रहने की भी हिदायत की है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ किसी भी किस्म के मुज़ाकरात से इनकार करते हुए ये कहा है कि अब सिर्फ ईरान के जोहरी प्रोग्राम का मुकम्मल खात्मे पर ही मुआहदा हो सकेगा। जंग बंदी उनका हदफ नहीं, बल्कि वो कोई और इससे भी बेहतर नतीजे की तलाश में है। नाज़रीन, चीन ने अमरीकी सदर के बयानात और इक़दामात पर शदीद तनकीद की है और उन्होंने ये कहा है कि वो कशीदगी कम करने की बजाय इसमें मुसलसल इजाफा कर रहे हैं। बीजिंग ने आलमी बरादरी खुसूसन इसराइल पर असर रखने वाले ममालिक से ये मुतालबा किया है कि वो अपनी जिम्मेदारी निभाएं और इस तनाज़े को पुरअमन हल के लिए मौसर किरदार। इसी तमाम तर मामले पर आज का पहला और बड़ा सवाल होगा एक्सपर्ट्स के लिए। पैनल में शामिल हैं आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, मोहम्मद इलियास साहब, खालिद कुयूम साहब और आज हमें पैनल में ज्वाइन किया एज एन एक्सपर्ट डॉक्टर सुंदर मुस्तकीम साहिबा भी आज के पैनल का हिस्सा हैं। आप सबका जी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सुंदर साहिबा, आपसे आगाज़ कर रही हूँ, चूँकि अब ये मामला और ख़ास तौर पर अगर अमरीका के किरदार को देखते हैं तो जो अमरीकी सदर के रवैये में तब्दीली है, या फिर ये कहा जाए जो पहले उन्होंने बात की और उसके बाद अब ये उनकी वजाहत है, तो इसकी क्या वजह है? क्या आप समझती हैं कि डोनाल्ड ट्रंप वाकई जंग बंदी चाहते हैं, या वो मशरिक़ वुस्ता में जो इस वक्त आग लगी है जंग की सूरत में उसको मज़ीद बढ़ाना चाहते हैं, या ये जो रजीम चेंज की बात हो रही है ये क्या अमेरिका भी यही ख्वाहिश रखता है कि ईरान में रजीम चेंज तक ये मामलात ऐसे चलें, क्योंकि जोहरी प्रोग्राम के बाद अब ये रजीम चेंज की बातें भी हो रही हैं? डॉक्टर साहिबा जी, जहाँ तक डोनाल्ड ट्रंप के बयानात की बात है तो उसमें तो बेहद अभाम पाया जाता है। काफी कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स है। पहले थोड़े से उन्होंने वोकल होने की कोशिश की और जिस तरह उन्होंने शुरू में कहा कि ईरान से जो तेहरान है वो शहर खाली कर लिया जाए और इसराइल की हिमायत की तरफ हल्के से थोड़े से इंक्लाइन नजर आए, लेकिन फिर जो है उनकी कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट सामने आई। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, तेहरान के ईरान के जो है वो टॉप लीडरशिप को जो है कुछ ना कहा जाए, इस तरह के बयान भी सामने आए। तो वो ओपनली वोकल ना ईरान के हक में होने की पोजीशन में है और ना इसराइल के हक में होने की पोजीशन में है। इसके पीछे बहुत सारी वजूहात का फरमा है। सबसे पहले तो जहां तक अगर अमेरिका के उसमें मदाखलत की बात है तो उन्होंने अब तो अपनी इलेक्शन कैंपेन ही इस बेस पर लड़ी थी कि वो किसी भी अमरीकी फौजी को जो है वो किसी भी मुल्क की लड़ाई में जो है जो अफगानिस्तान में अमरीकों का हाल हुआ उसके बाद से वो नहीं हिस्सा बने देंगे। तो अमरीका की बराह रास्त मदाखलत तो नहीं इसमें नजर आती होती। और जहां तक बात है इजराइल की, तो वो टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस कंट्री है और उसके मुकाबले में मिलिट्री वाइज, टेक्नोलॉजी वाइज जो है ईरान अभी टेक्नोलॉजी के हवाले से तो नहीं उसकी करने की सकत रखता, लेकिन उसके पास सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि बहुत बड़ा मुल्क है ईरान। और जितने हमले आप देखें, जुमे से अब तक इसराइल हमलों में 109 ईरानी फौजी समेत जो है टोटल 450 से ज्यादा लोग जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। लेकिन ईरान एक बड़ा मुल्क है। अगर ईरान का हो रहा है, इसराइल पर हमले की बात की जाए तो इसराइल के अगर लोग कम मर रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो वो बराबर ही का नुकसान है। और इसराइल अगर उनके ईरान के जो ड्रोन से वो अटैक करे, आप देखेंगे ना, वो उनके पास कुछ स्ट्रॉन्ग मिसाइल सिस्टम है, उनके पास वो ड्रोन जो कि कंपैरेटिवली सस्ते हैं, इजी टू चीप, जहाजों का इस्तेमाल नहीं कर रहे, वो बहुत सारे मिसाइल्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे, वो फिलहाल ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर 10-12 में से 2 भी ड्रोन वहां तक पहुंचने में कामयाब होते हैं तो अभी भी देखिए हमने काफी हद तक तबाही आई है। तो इसराइल का बड़ा नुकसान होगा, जबकि अमेरिका जो है वो बराह का साथ इसलिए नहीं दे सकते कि अभी हमने देखा डोनाल्ड ट्रंप ने मिडिल ईस्ट के जब ममालिक को विजिट किया तो कतर, यूएई, सऊदी अरब की बिलखुसूस बात की जाए तो बहुत ज्यादा फाइनेंशियल बेनिफिट्स अमेरिका को जो है वो मिडिल ईस्ट कंट्री से होते नजर आ रहे हैं। और आखिर में उन्होंने तेल अवीव को विजिट टच नहीं किया था और वो अमेरिका वापस गए थे।
इसका मतलब ये है कि वो मुस्लिम कंट्रीज के साथ, रिच मुस्लिम कंट्रीज के साथ बेहतर रवाबत इस्तेमाल करने की जो है वो इसके लिए बहुत उम्मीद और पुरज़म है इस हवाले से, जबकि पूरी मुस्लिम वर्ल्ड जो है वो ईरान के साथ खड़ी है, चाहे सिर्फ डिप्लोमेटिक सफारती लिहाज से खड़ी है, चाहे सिर्फ मोरली खड़ी है, लेकिन बहरहाल उसके साथ खड़ी है। तो वो तमाम मुस्लिम ममालिक अगर एक पेज पर आ गए और अगर ट्रंप को जोर दिया कि वो इसराइल के खिलाफ बयान दें, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इनके लिए फैसला करना आसान होगा। तो आई थिंक अमेरिका इस पर काफी स्टेटमेंट में है कि वो दोनों तरफ से वोकल नहीं है। अब आने वाले दिन ही कुछ डिसाइड करेंगे। जिस तरह उन्होंने कहा कि टॉप लीडरशिप को ईरान की कुछ ना कहा जाए, इसका मतलब ये है कि अगर जिस तरह नेतन्याहू बार बार ऐसे बयान दे रहे हैं जिसको ट्रंप बार बार डिनाई भी कर रहे हैं, कि उन्होंने कहा कि अगर उनके टॉप लीडरशिप का आयतुल्लाह खमीनी साहब को नाउजुबिल्लाह अगर शहीद कर दिया जाता है तो सारी गेम ही पलट जाएगी। तो उन्होंने इससे मना किया कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अगर ऐसा हुआ तो ब्रिलियंट कितने आप देखें कि ना सिर्फ ईरानी इस वक्त जो है वो बहुत ही गम गुस्से का शिकार है। एक तो सबसे पहले अपने ही जब 28 एजेंट्स को पकड़ा गया है ईरान के अपने अंदर से, 7 के एजेंट्स को पकड़ा, कैसे इजराइल ने ईरान के अंदर बैठकर जो है डोमेस्टिक मिसाइल्स प्रोड्यूस किए हैं, ड्रोन प्रोड्यूस किए हैं, जिससे पहला अटैक उनके अपने अंदर से हुआ गया है। तो सबसे पहले तो इंटेलिजेंस एजेंसी जो है जिन्होंने 3 डिफरेंट शहरों में जो है ईरान के जो है वो इसराइली वर्कशॉप्स को पकड़ा है जहां से डोमेस्टिक प्रोड्यूस हो रहा है। तो दे आर फेसिंग द अपने अंदर से भी मोसाद के एजेंट्स का वो खात्मा कर रहे हैं और दूसरी तरफ से जो प्रेशर को भी बेयर कर रहे हैं। सही जी। आमिर साहब, अब ये जौहरी प्रोग्राम के मुकम्मल खात्मे से रिजीम चेंज, अब ये जो ख्वाब देख रहे हैं, बज़ाहिर तो अमेरिका इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन अब जो बयानात कल के बाद की जो अब सिचुएशन है, अगर सदर ट्रंप के बयानात को देखे जाएं तो आपके ख्याल में अब ये एक सिफारती चाल कहा जा सकता है या फिर वाकई ये रिजीम चेंज प्लस जौहरी प्रोग्राम का खात्मा ही अल्टीमेट इसराइल और अमेरिका की ख्वाहिश है? देखिए, 2-3 तरह से है कि पाकिस्तान समेत जो ममालिक ईरान के साथ खड़े हैं वो सिफारती, सियासी और इखलाकी लिहाज से खड़े हुए हैं। कोई अमली मदद तो ना है ना कर सकते हैं। अच्छा, इसराइल के साथ अमेरिका बिल्कुल ओपनली खड़ा है। पहले उन्होंने कहा था कि ये इन्होंने हमला खुद किया है, लेकिन इनके पास हमारे मौलिक हथियार मौजूद हैं और हम मज़ीद भी देंगे इन्हें। फिर बातचीत की बात आई और अब आ गई कि नहीं, आप शहर खाली करें। और दूसरी तरफ ये भी क्लियर नज़र आ रहा है 2 चीज़ें। एक ये कि जो ईरान का जौहरी प्रोग्राम है कि उसको इतना नुकसान पहुंचा दिया जाए कि वो जो बात हो रही थी कि 1 हफ्ते में वो एटम बम बना सकते हैं, तो जिसके लिए अमरीकी वो B-2 बम्बार तैयारे की भी बात हो रही है कि वो ज़ेरे ज़मीन जो ईरानी एटमी प्रोग्राम है उस तक उसके बम पहुंच सकते हैं और उसे तबाह कर दिया जाए, जिसके चांस ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। और यही इसराइल चाहता भी है। ईरान ने बहरहाल ये काम किया कि अमरीकी जो अड्डे हैं उनकी तरफ नहीं गया और जंग फैली नहीं, लेकिन अमरीका आहिस्ता आहिस्ता, चूँकि आप देख लें कि इनडायरेक्टली तो अमरीका ही है पीछे, लेकिन उसमें 2 तरह से है। एक है कि आप ख़राब कर दें और इसराइल चाह रहा है कि एटमी प्रोग्राम ना रहे, ये सदर ट्रंप की भी है। लेकिन अमेरिका ये भी नहीं चाहता कि जो वो आई थी ना बात कि जी रिजीम चेंज करनी है और उनके सुप्रीम लीडर को असैसिनेट कर दिया जाए, और सदर ट्रंप ने वो फाइल वापस कर दी। तो ईरान, कतर और सऊदी अरब के ऊपर ईरान का जो बोझ है, सीधा एक थ्रेट है ना, वो उसको ख़त्म भी नहीं करना चाह रहे, जिसकी वजह से ये सारे ममालिक अमेरिका की तरफ भी देखते हैं। तो वो उसको बीच में लेके चल रहे हैं अमेरिकन्स, कि दोनों तरफ से रहे, कि इसराइल भी खुश रहे और इसराइल को जो ख़तरा एटमी प्रोग्राम से हो सकता है उसको भी वो एड्रेस कर दें। और जो वो कह रहे हैं कि तेहरान खाली कर दें और कुछ ज़लज़लों की इतला दे रहा है, कोई कुछ कर रही है बात के जी क्या वहाँ पे ईरान पे हो रहा है। अच्छा, कुछ हमने लोगों से चेक किया कि जो आ रहे हैं ईरान के मिसाइल तलबीब पे और दूसरे शहरों पे कुछ बिल्डिंग्स की आई, तो उन्होंने कहा जी देखें ना, अभी तो कोई 2 दर्जन के करीब ये मरे हैं इसराइली, और वहाँ कोई 1000, 2000, 3000 की कैजुअलिटी हो तो फिर अफरा तफरी फैलेगी, कि अभी तो 1 करोड़ भी नहीं है जो इसराइल के शहरी हैं। ईरान 9 करोड़ का शहर है, मुल्क है, और फिर रकबे के लिहाज से बहुत बड़ा मुल्क है। तो वो फ़र्क नहीं पड़ता उससे जब वहाँ पे, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की खबरें ज़रूर हैं, लेकिन उससे इसराइल पे वो पैनिक नहीं है। लेकिन जवाबन वो ईरान की जो तमाम फौजी क़यादत है उसको असैसिनेट कर चुके, जौहरी साइंसदानों को कर चुके, मुसलसल वो कर रहे हैं। तो प्रेशर जो है वो ईरान पे ज़्यादा आएगा। पॉलिटिकली तो वो रिजीम चेंज वाला काम तो हो गया ख़त्म। जब ईरान ने जवाब देना शुरू किया तो लोग अपनी जो पासदाराने इनकलाब हैं, जो क़यादत है, उसके साथ खड़े हो गए। तो बहुत मुश्किल हो गया कि रिजीम चेंज की तरफ जाया जाए, कि लोगों की अक्सरियत तो अब उधर चली गई ना अपने
मुल्क की क़यादत के साथ। तो इनका यह है कि एटमी प्रोग्राम को नुकसान पहुंचा दिया जाए और उसके बाद कोई बातचीत का रास्ता हो। देखें, अल्लाह खैर करे कि कोई बने बात। पाकिस्तान तो जो कर सकता है वो कर रहा है। बिल्कुल जी। फैसल साहब, क्या कामयाब हो सकेगा अमेरिका इसराइल गठजोड़, और ये रजीम चेंज के मकासद क्या हैं? ये एटमी प्रोग्राम से रजीम चेंज तक, अब जिस तरह आमिर साहब कह रहे हैं कि अब चलें ये फ़ाइल तो उसने वापस कर दी, लेकिन बातचीत की बातें दरमियान में होनी शुरू हुई, लेकिन अब फिर लग रहा है कि वो बातचीत वाली बातें पीछे रह गई कहीं। फैसल साहब, ये जो अमेरिका की जो रजीम चेंज की जो ख्वाहिश है ना, ये ख्वाहिश जो है ना, ये इस जंग को जो है ना वो पूरी दुनिया में जो है ना फैला सकती है। इस बात को समझने की ज़रूरत है कि ईरान की जो हुकूमत है वो नज़रियाती बुनियादों पे जो है वो खड़ी हुई है। उसकी जो है वो मुखालफिन भी होंगे, लेकिन वहाँ पे जो उनका जो मर्ग बर्ग अमेरिका का जो नारा है उस पर वहाँ पे कोई इख्तिलाफ राय नहीं पाया जाता। वो उस नारे के साथ हैं, चाहे वो मौजूदा रजीम के हक़ में हों या उसके ख़िलाफ़ हों। और मजहबी हवाले से जो है उनके जज्बात बहुत जो है वो शदीद हैं। अब जो इनकी जो समझ बूझ थी कि इन्होंने जब एक मुखबरी के नेटवर्क से जो पहले दिन जो उन्होंने कार्रवाई की थी, इनको इस बात की तवक्का नहीं थी कि ईरान का रद्द-ए-अमल जो है वो आएगा, और आएगा तो इतना शदीद होगा और वो जो है वो इतना असर अंगेज़ भी हो जाएगा। आज जो ख़ास तौर पे जो कार्रवाई है जिसमें मोसाद के हेडक्वार्टर को जो निशाना बनाया गया है, ये अब तक के ईरान की तरफ से होने वाला सबसे बड़ा आप कार्रवाई कह सकते हैं, सबसे बड़ा हमला कह सकते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आया वो हमला कह सकते हैं। तो जो सूरत हाल आ रही है कि चीन ने भी अपना जो बहरी जो उसका जो अड्डा है, उसका बेड़ा जो है वो भी जो है वो समंदर में उतार दिया है, वहाँ मशक़ें शुरू कर दी हैं। अमेरिका ने भी अपने बहरी बेड़े की जो है वो रूट्स को जो है वो तब्दील किया है। तो ये अगर इस जंग को फौरी तौर पे दुनिया ने नहीं रोका तो ये जो इसराइल की जो जनूनियत है और जो अस्करियत पसंदी है वो जंग को जो है वो तीसरी आलमी जंग में जो है वो ये तब्दील कर देगी। ये मुमकिन नहीं है कि आप जो है वो ईरान को तबाह करके तहस व नहस करके वहाँ का जो है वो उसको है ना कंट्रोल संभाल लें और इस खत्ते पे जो है वो इसराइल का या अमेरिका का कंट्रोल हो जाए और इस खत्ते के जो ममालिक हैं, इतराफ़ के जो ममालिक हैं ईरान के, वो आंखें बंद करके और हाथ बंद के जो है वो तमाशा देखते रहेंगे। ये नहीं हो सकता आज के दौर में। मतलब ये इसको आज से 70 की दहाई 80 की दहाई समझ के अगर अमेरिका ये सोच रहा है तो इसमें अमेरिका को जो है ना वो मुँह की खानी पड़ेगी, फिर या मुँह की नहीं भी खानी पड़ी तो ये सब एक लपेटे में आ जाएंगे। पूरी दुनिया का इस वक्त जो है अमेरिका ने जो अमन जो है वो उसको जो है ना वो ख़तरे में डाल दिया है। मतलब कि इस वक्त जो लोग इसराइल में हुक्मरानी कर रहे हैं और जो अमेरिका के हुक्मरान हैं वो बुनियादी फ़हम से जो है ना वो बिल्कुल जो है वो नावाकिफ़ हैं। उनको बुनियादी फ़हम की बहुत शदीद नौइयत की कमी है और शिद्दत पसंदी, ये इल्ज़ाम तो सिर्फ मुसलमानों पे लगाया जाता है, ये शिद्दत पसंद है। जो शिद्दत पसंदाना ख्यालात और जो जनूनियत इस वक्त हम इसराइल और अमेरिकी हुक्मरानों के ख़ासतौर पर ट्रम्प के जो में नज़र आ रहे हैं, तो वो शिद्दत पसंदी तो ये है वो उसके लिए तो पूरी दुनिया को अब तैयार हो जाना चाहिए। ये मुमकिन नहीं है कि जो अमेरिका सोच रहा था कि वही आनंद फानंद सब कुछ हो जाएगा, और ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। ईरान जो है मुकाबला कर रहा है, उसका जो इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम है वो नाकाम हो चुका है। अब ये जो है वो यूरोपियन मीडिया जो प्रोपेगेंडा करता है कि इसराइल से तेहरान से लोग जो है वो बड़ी तादाद में निकल रहे हैं, और भाई वो तल अवीव से भी बड़ी तादाद में जो लोग निकल रहे हैं। अगर ईरान से जा रहे हैं तो तल अवीव से भी जा रहे हैं। अगर ईरान में कार्रवाइयाँ हो रही हैं, लोग मर रहे हैं, तो फिर लोग तो जो है लाशें और जनाजे तो फिर जो है इसराइल के अंदर भी उठ रहे हैं। ये इनकी कैलकुलेशन नहीं थी, लेकिन अब वो कुछ हो रहा है। अब ये इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। इसमें अब अमेरिका को ऐसा नजर आता है, शायद जो आज इसराइल के वज़ीर आज़म ने भी बात की है, वो बराह रास्त कूदने की बात हो रही है। अगर अमेरिका बराह रास्त कूदता है तो फिर और ममालिक भी फिर बराह रास्त ही कूदेंगे। बस फिर तो अल्लाह ताला इस मुल्क दुनिया के अमन की हिफाजत फरमाए। सही जी। इलियास साहब, देखिए इस वक्त जो है कि ईरान की जानब से जो रात जो हमला किया गया, जिसमें आप देख लें उनके ऑयल रिफाइनरी को भी, तो वो भी उसको भी जाके उसको बंद करना पड़ा, वहाँ आग लग गई। इसके बाद जो है शहर में भी जो बमबारी हुई, इसके बाद वो इस वक्त इसराइल जो है वो अमेरिका को परसों भी कह चुका हुआ है कि वो इसके साथ दें ताकि आके, और वो इस मसले को घसीट के लेके आना चाहता है ताकि उसको सपोर्ट करे, क्योंकि उसको बेल आउट होने के लिए उसको खुद नहीं नज़र आ रहा कि वो ईरान को जिस तरह के अकेले जिस तरह फ़लस्तीन में करता रहा है लेकिन यहाँ नहीं कर सक रहा। तो वो इसके करने के लिए आप वो देखें,
अभी तक तो मुज़ाकरात के लिए नहीं वो बात करना चाहता, वो चाहता कि ये प्रोलॉन्ग करे अपने आप को, उसके देख रहा था ईरान को। तो अब जो सूरत हाल है, तो देखें आज भी G7 की मीटिंग ख़त्म करके ट्रंप को जाना पड़ा है, और जाके अब तो वो देखते हैं सलामती कौंसिल की जो मीटिंग बुलाते हैं उसमें क्या फ़ैसला किया जाता है, कि वो क्या कहता है, खुद बराह रास्त वो खुद सामने आना चाहता है कि किस तरह करना चाहता है। दूसरी तरफ वो उसको ये भी पता है कि अगर जो, क्योंकि एक रास्ता जो 1/3 सप्लाई होती है ऑयल की, वो ईरान से हरमोज के ज़रिए होती है, तो अगर वो सप्लाई रोक दी जाती है ईरान की जानिब से, तो वो दुनिया भर में ऑयल की कीमत में जो है एक दफ़ा फिर इजाफा होने के लिए तो शॉर्टेज होगी उसमें। और भी ग्लोबली जो है कि एक ऑयल की वजह से सप्लाई बंद होने से तो दुनिया की मईशत भी हिलेगी। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं उसको देख के उसको कोई ना कोई फ़ैसला करना पड़ेगा, या तो वो कहते हैं कि रजीम चेंज करना चाहता है, या जैसे भी। तो ये जो चीज़ें देख रहे हैं, तो इसके लिए जो है उनकी अपनी जो मीटिंग है वो फैसला, क्योंकि ईरान की जानिब से वो मुज़ाकरात तो करना चाहते हैं, लेकिन वो ये नहीं कहते कि हम अपना न्यूक्लियर जो है वो एजेंडा जो है अपना वो जो मिशन है वो ख़त्म कर दें। क्योंकि अगर ईरान की तरफ से भी जो कहा कि न्यूक्लियर जो है NPT की वो जो है उसकी मेंबरशिप अगर वो ख़त्म कर देता है, अपनी उधर से ख़त्म हो जाता है, तो उसकी वजह से फिर एक मसला भी उनको बढ़ता है। तो फिर इसकी वजह से एक ये है कि आने जो दिनों में ये अगर ईरान की जानब से जो हमले उस पर मज़ीद किए जाते हैं, तो उसके बाद फिर अमेरिका को उसको बेल आउट करने के लिए वो खुद भी नहीं आता, क्योंकि अमेरिका की वजह से सारा उसको है आशीर्वाद हासिल है, तो उसकी वजह से वो सारा कुछ कर रहा था। लेकिन अब उसके देख रहे हैं उसकी ग्रिप आहिस्ता आहिस्ता जो है 3 दिन बाद चौथे दिन निकल रही है, लेकिन वो चाह रहा है कि अमेरिका आए और उसको करे, अपने B-2 जो एयर क्राफ्ट भेजे ताकि बम्बर भेजे, क्योंकि यहाँ उसके न्यूक्लियर जो है जहाँ उन्होंने वेपन्स वगैरह रखे हुए हैं, तो वहाँ तक उनकी रसाई नहीं है, उनकी बम्बार करते हैं तो वहाँ तो वो जाते नहीं है। तो इसके लिए वो अमेरिका के सहारा लेना चाहता है ताकि वो आके बिल्कुल ईरान के साथ मुकाबला करे। ठीक है जी। खालिद कुय्युम साहब, अब ये ईरान कह रहा है कि वो किसी की डिक्टेशन नहीं लेगा, तो अमेरिका तो बज़ाहिर डिक्टेट करने की सिचुएशन में नज़र आ रहा है। अब वो ये वाज़े तौर पर कह रहा है कि जी एक तरफ जोरी प्रोग्राम का खात्मा जब तक मुकम्मल तौर पर नहीं होता और वो जंग बंदी की बात नहीं करे, वो कह रहे हैं क्योंकि बेहतर और बेहतर रास्ता होगा। तो फिर ये किस तरह मामलात आगे नज़र आ रहे हैं आपको? देखिए, पहले रोज़ जब इसराइल ने हमला किया ईरान पर और ईरान की फ़ौजी क़यादत को टारगेट किया, तो उस वक्त ये जो है सवाल पैदा हो रहा था कि आगे देखना होगा कि ईरान किस हद तक और कहाँ तक जो है वो इस सूरत हाल में खड़ा रह सकेगा। लेकिन हमने देखा कि जिस तरह ज़ोरदार तरीके से और रोज़ाना की बुनियाद पर और उसके बाद बार बार जो ईरान की तरफ से मिसाइल हमले किए गए इसराइल पर, उसमें जो है वो ईरान ने स्ट्राइक बैक किया और इससे दुनिया जो है वो हैरान हुई। और इसी तरह आपने देखा कि एक जो दबाव था, एक प्रेशर था, वो किसी हद तक जो है वो इसराइल पर भी जो है वो आया। और उसके नतीजे में आपने देखा कि किस तरह जो अमेरिकी सदर ट्रंप जो हैं, अब वो G7 कॉन्फ्रेंस का जो इजलास है वो छोड़कर हंगामी तौर पर वापस आए और इस हवाले से जो है अगली जो उनका लाहा अमल है उसकी तैयारी के लिए वो मुशावरत कर रहे हैं और कई तरह के बयानात उनकी तरफ से आ रहे हैं। लेकिन एक बात जो है वो बड़ी अहम आज हुई है, जो चीन का रद्द अमल आया है वो बड़ा सख्त रद्द अमल है। और इस हवाले से वो इसलिए भी सख्त है कि चीन के इस खित्ते के अंदर ख़ास तौर पर ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर CPEC के मनसूबाजात बल्कि ईरान के अंदर भी चीन के जो हैं वो बड़े मनसूबाजात चल रहे हैं और इसी तरह वो CPEC को अफगानिस्तान में भी लेकर जाना चाह रहे हैं और इस पूरे रीजन के अंदर बढ़ा रहे हैं। तो इस रीजन के अंदर, इस खित्ते के अंदर अमेरिका और इसराइल की जो शराकतदारी है अब वो इस खित्ते में चीन की मौजूदगी के लिए भी एक चैलेंज है। और जब 2012 में हमें याद है कि जब पाकिस्तान के सदर आसिफ अली जरदारी पाक ईरान गैस पाइपलाइन की इफ्तिताह के लिए बुनियाद रखने के लिए चीन के दौरे पर गए, तो उस वक्त जो है उस मंसूबे के अंदर भी जो $500 मिलियन के पाकिस्तान के अंदर जो गैस पाइपलाइन डाली जानी थी ईरान की तरफ से, पाकिस्तान और ईरान की तरफ से, उसमें भी जो फाइनेंसिंग थी फ्री ऑफ कास्ट
जो थी वो $500 मिलियन की इस गैस पाइपलाइन के लिए वो चीन की तरफ से दी जा रही थी, क्योंकि चीन इस पूरे रीजन के अंदर जो अगली फ्यूचर की जो मंसूबाबंदी है उसको जो है वो चीन जो है वो देख रहा था। तो मैं समझता हूँ कि ये रद्द-ए-अमल जो है ये बड़ा अहम है और इस तरह लगता है कि अब ईरान की जो सपोर्ट है वो बैनुल-अक़वामी सतह पर भी जो है वो कुछ नजर आ रही है। सही है जी। बहरहाल नाज़रीन, अब ये मामला तो अभी जारी है। ज़ाहिर है ईरान ने पहले से ज़्यादा ताकतवर उन हमलों का ऐलान कर दिया। अब आने वाले दिन ये तय करेंगे कि ये मामला बातचीत से हल होता है या किस तरफ ये मामला जाते हैं। जो बुनियादी सवाल था कि अमेरिका इसराइल गठजोड़ रिजीम चेंज को लेकर, जोहरी प्रोग्राम को लेकर कामयाब होगा या नहीं, एक्सपर्ट्स की राय आपने जानी। क्विकली एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। दूसरा बड़ा सवाल, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अमेरिका में एक दबंग खिताब किया है। हम उसी मुनासबत से सवाल रख रहे हैं कि यह खिताब खित्ते के अमन और तरक्की के लिए कितना अहम साबित होगा। राय लेते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अमेरिका का सरकारी दौरा, और उन्होंने इस दौरे के दौरान ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से अहम खिताब किया है। पाकिस्तान के मुस्तक़बिल, अमन, तरक्की और आलमी किरदार के बारे में एक बड़ा वाज़ेह और भरपूर पैगाम दिया है। फील्ड मार्शल ने न सिर्फ खित्ते के अमन की बात की बल्कि भारत की जानिब से जारी दहशतगर्दी पर दो टोक मौका इख्तियार करते हुए ये वाज़ेह किया कि इस मसले पर बातचीत ज़रूर होगी और बहुत जल्द दुनिया को कई अहम चीज़ें रूनुमा होती नजर आएंगी। फील्ड मार्शल ने अमेरिका को पाकिस्तान में सरमायाकारी की पेशकश करते हुए ये बताया कि अमेरिका यूक्रेन से महज 500 अरब डॉलर के मादनी धातुओं का मुआहदा करना चाहते हैं। पाकिस्तान के पास 1 खरब डॉलर के ज़खायर मौजूद हैं। अगर अमेरिका सरमायाकारी करे तो हर साल 10 से 15 अरब डॉलर का फ़ायदा हो सकता है और ये सिलसिला 100 साल तक जारी रह सकता है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने यह वाज़ेह किया कि अगले 5 वर्षों में पाकिस्तान तेज़ी से तरक्की करेगा और क़याम पाकिस्तान के 100 साला जश्न पर पाकिस्तान G10 का हिस्सा बन चुका होगा। आमिर साहब, आपसे आगाज़ कर रही हूँ। आसिम फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का जो अमेरिका में एक खिताब हमने सुना, आपके ख्याल में नए विजन का आगाज़ कहा जा सकता है खित्ते के अमन और तरक्की के लिए? उनका खिताब कितना अहम और मौसर साबित होगा? देखें, बात सिंपल सी है कि खिताब ज़ाहिर पाकिस्तानी डायस्पोरा से हो रहा है, इन्वेस्टमेंट को राग़िब करने के लिए हो रहा है और अहम तरीन बैकग्राउंड मुलाकातें हो रही हैं। लेकिन हमारे यहाँ मुसलसल एक प्रोपेगेंडा, एक रा और मोसाद वो मुख्तलिफ जाली अकाउंट से कर रही हैं कि पता नहीं किस तरह हम ईरान की मदद कर रहे हैं। और बड़ी मुसल्लह अफवाज की तरफ से वजाहत मौजूद है कि एक पैरामीटर्स हैं रियासत के, और बग़ैर इजाज़त के तो फ़ौज किसी गैर मुल्क के साथ ना रब्ता कर सकती है ना बात कर सकती है। वो स्टेट खुद हुकूमत पाकिस्तान फ़ैसला करती है कि आपने क्या ताउन करना है और क्या नहीं करना। जी। तो पहली तो वजाहत मैं ये इस सेंस में कर रहा हूँ कि ये फजूल बातें चल रही हैं। पाकिस्तान ने ईरान का हर तरह से साथ देने का सिफारती, सियासी, इखलाकी लिहाज से अनाउंसमेंट की हुई है। तो लोग इसके अंदर दूसरी चीज़ें कर रहे हैं। अब बलूचिस्तान की जो इनकी इंडिया की तंजीमें हैं, BLA वगैरह जिनको वो पाल रहे हैं, अब वो क्लैरिटी के साथ ईरान के पास भी सामने आ रही हैं चीज़ें कि इसके अंदर ईरान के अंदर जो रास्ता दिया हुआ था इंडियंस को, क्योंकि वहाँ पे एक नरम गोशा तो मौजूद है ना कि तिजारती सरगर्मियाँ चाह बाहर से सब कुछ हो रहा है। जी। मैं इसको आ रहा हूँ आर्मी चीफ की तरफ लेके कि किस तरह हम ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ। तो अब वो नेटवर्क जो पकड़ा जा रहा है ना, वो बलूचिस्तान में पैसे की तरसील में भी आ रहा है और यही कुमक पहुँचा रहे हैं ईरान के अंदर इंटेलिजेंस नेटवर्क। वो बजाय रा के साथ था, लेकिन अब जब उन्होंने 312 के करीब लोगों को पकड़ा है तो उसमें ये सारे मिक्स निकल आए हैं। तो एक तो ये बेहतरी हो गई कि इस जो उन्होंने किया ईरान के अंदर बैठ के मोसाद और रा के एजेंटों ने मिल के, पाकिस्तान को भी उसमें फ़ायदा हो गया कि जो ईरान ने लोगों को पकड़ना शुरू किया है कि वो यहाँ पे किस तरीके से नेटवर्क चला रहे थे। अब अमेरिका में बैठे हुए आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जब बात कर रहे हैं पाकिस्तानी डायस्पोरा से और वहाँ अमेरिकन अहम ओहदेदारों के साथ, ज़ाहिर है एक इन्विटेशन पे गए हैं, वहाँ पे मुलाकातें हो रही हैं, कुछ शरपसंद अनासिर ने नारे भी लगाए हैं। उसको तो उनकी तो तसल्ली हो जानी है क्योंकि यहाँ पे वजाहत से बता दी गई थी कि अगर आप ये हरकतें करते हैं, असल में ये वो जो पिछली मिलिट्री रजीम थी हमारे यहाँ, उन लोगों ने हर सियासी हुकूमत के खिलाफ PTI के लोगों को पाकिस्तान से बाहर बोलने पे लगाया हुआ था, उनकी ड्यूटियां लगाई हुई थी और अब उसमें सोशल मीडिया के साथ डॉलर्स का एक पूरी गेम साथ आ गई है। जी। तो हमें उस लड़ाई को भी साथ लड़ना है कि लोग यहाँ पे गुमराह जो हुए हैं वो क्या सीधा रास्ता इख्तियार कर सकते हैं। दूसरे वो दुनिया को बता रहे हैं कि हमारे पास जो मादनियात है, और बलूचिस्तान का स्पेशली जिक्र किया, मैं दोबारा वहीं वापस आ रहा हूँ, तो अनरेस्ट पैदा करने की कोशिश भी इसीलिए हो रही है कि पाकिस्तान उससे इस्तेफादा ना कर सके जो अरबों डॉलर की वहां मादनियात मौजूद हैं,
मैं जैसे रिकॉर्डिंग पे आपको होगा कि अभी वर्ल्ड बैंक ने हमें $700 मिलियन की 4 दिन पहले मंजूरी दी है और उसके साथ $2.5 अरब की पर निजी शोबे की इमदाद साथ आ रही है। जी जी। तो ये हजम नहीं हो रहा कि पाकिस्तान कैसे तरक्की की तरफ निकल सकता है। तो जो दुश्मन की मुतारिब इंटेलिजेंस एजेंसी हैं वो निशाना बनाए हुए हैं और इंशाल्लाह उनका कला कमा हो रहा है। ठीक है, वक्त का ख्याल रखना है क्योंकि वक्त हमारे पास अभी कम है। डॉक्टर सुंदर साहिबा, खित्ते के अमन तरक्की के लिए फील्ड मार्शल का खिताब कितना इंपॉर्टेंट, आप किस तरह से देखती हैं? जी, मुझे तो सबसे पहले इस बात की खुशी है कि बहुत अरसे बाद पाकिस्तान को अपनी जो उनका इमेज जो है गुज़श्ता कुछ अरसे में थोड़ा सा शेक हो गया, बहुत दोबारा से रीबिल्ड हुआ है। ये ऑपरेशन बनियान मरसूस और मार्का हक की वजह से पूरी दुनिया ने देखा कि इंडिया का जो एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा था, एक मैनिपुलेशन थी अगेंस्ट पाकिस्तान, वो कितनी बुरी तरह से डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक ग्राउंड पर जो है वो नाकामी का मुंह देखना पड़ा है भारत को। और पाकिस्तान का जो एक बार फिर से जो ना सिर्फ आर्मी का इमेज जो था और बल्कि शायद उनको लगता था कि जितनी भी मिसकैलकुलेशंस थी इंडिया की या पूरी दुनिया की, शायद वो पाकिस्तान के बारे में कि शायद हमारा साथ कोई नहीं देगा अगर कुछ ऐसा कॉन्फ्लिक्ट होता है इस रीजन में, या शायद हमारे पास हम कोई मतलब टेक्नोलॉजिकली इतनी एडवांस नहीं है। तो सारी जो मिसकैलकुलेशंस थी वो गलत साबित हुई हैं और हमने देखा कि उसके बाद से अल्लाह ने हमें इज्जत दी है। और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का जो बयान था उसमें एक बार फिर से पाकिस्तान का मैं जैसा मैंने कहा कि इमेज जो था वो दोबारा से रीबिल्ड हुआ है। और जितने भी जिन लोगों को लग रहा था, जिस कि देखिए 30 से 31 फौजी जो ममालिक है वो सिर्फ हमारी एयरफोर्स से ट्रेनिंग हासिल करना चाहते हैं। तो हमें मुझे लगता है कि उठाकर जो हमें अपने इकोनॉमिकली फाइनेंशियली बूस्ट करना चाहिए पाकिस्तान को इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का। हमारे पास अभी भी हालांकि रिसोर्सेज की कमी है, वी कैन नॉट अफोर्ड टू ट्रेन 30 to 31 कंट्रीज एट द सेम टाइम, लेकिन फिर भी हमें जितना हो सके अपने महदूद वसाइल रिसोर्सेज में रहते हुए हमने देखा कि उसका ना सिर्फ फायदा उठाना चाहिए बल्कि दुनिया को जिसको लग रहा था कि शायद हमारे पास सिर्फ न्यूक्लियर पावर है, हमारे पास डिफरेंट एसेट्स नहीं है लड़ने के लिए, तो ना सिर्फ हमारे पास मैन पावर है और 90% जो हमने टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की थी अभी रिसेंट इंडिया पाकिस्तान की अपनी प्रोड्यूस टेक्नोलॉजी थी, हमारे अपने वेपन्स थे। तो चाइना की हमारे पास सपोर्ट जरूर है, लेकिन बिल्कुल वैसे ही जैसी पाकिस्तान की इस वक्त ईरान के साथ सपोर्ट है, तो पाकिस्तान जो है वो और मोरली इसको सपोर्ट कर रहा है, तो चाइना भी हमें ऐसे ही सपोर्ट। ठीक है जी, क्विकली एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। जी वेलकम बैक नाज़रीन। फैसल साहब, खित्ते की अमन और तरक्की के लिए फील्ड मार्शल का खिताब कितना अहम? देखिए, ये जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो एक मुख्तसर सी जंग हुई थी उसने बहुत सारे जो है ना वो कन्फ्यूजन भी दूर कर दिए और सोच के नए जाविये भी जो है ना वो कायम कर दिए। इससे पहले भारत का ये प्रोपेगेंडा था कि बलूचिस्तान का कंट्रोल जो है वो BLA के हाथ में और वहाँ रियासत की अमलदारी जो है वो ख़त्म हो चुकी है। तो बलूचिस्तान के जो खरबों रुपए के, शायद खरबों डॉलर के जो ज़खायर हैं, उसके हवाले से जो बातचीत करनी है वो BLA या इंतहा पसंद तंजीमें जो हैं वो ज़्यादा मौसर किरदार अदा कर सकती हैं। अगर जंग हो जाए तो हम इस पर कंट्रोल कर लेंगे, ये ख्वाब था भारत का। लेकिन जंग के बाद जो सूरत हाल सामने आई उसने दुनिया की जो है ना वो आंखें खोल दी। जो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा था वो बिल्कुल ही जो है वो तहस नहस हो गया, जमीन बोस हो गया प्रोपेगेंडा। ज़मीनी हालात और हकायक और वाक़ियात जो हैं वो उस प्रोपेगेंडे से कतई तौर पे जो बरखिलाफ आए। अब ये जो जनरल आसिम ने वहाँ जाके बात की है, बुनियादी तौर पे उन्होंने पाकिस्तान का रियासत का पैगाम जो है दुनिया को पहुँचाया है कि वहाँ जो अरबों रुपए के जो ज़खायर हैं वो महफूज हाथ में, रियासत के हाथ में, और ये दुनिया अगर इन ज़खायर को इस्तेमाल करना चाहती है, इन मादनियात को इस्तेमाल करना चाहती है तो आए और हमसे बैठ के बात करें। और ये जो है वहाँ पे हम पूरा मन माहौल देंगे, आप जो है वहाँ काम करें, उसमें दोनों फरीकैन का फायदा होगा। ठीक जी, टाइम कम है चूंकि फैसल, इसलिए जी इलियास साहब देखिए अब ये जो है फील्ड मार्शल साहब ने जो चीफ साहब ने जो खिताब उधर किया बिल्कुल बेहतर किया, क्योंकि उन्होंने एक बताया कि पाकिस्तान को इक़्तिसादी तौर पर मजबूत करने के लिए जो इक़दाम किए थे उस पर अमल दरामद शुरू हो गया। और देखें IFC काम कर रही है, उसके बाद देखें अब इसमें मिनरल में इन्वेस्टमेंट उन्होंने बताया, पहले भी फॉरेनर्स इधर आए और उन्होंने अपनी दिलचस्पी जाहिर की। अब भी बताया उन्होंने कि जाहिर है अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको फ़ायदा है, और इसके लिए 1 साल के लिए 2 साल के लिए मुस्तकिल पॉलिसी है। 100 साल तक अगर करते रहें तो इधर से वो बेनिफिट गेन करेंगे। तो इसमें बड़ी ज़रूरी है और अहम शोबा है, इसको निगलेक्ट किया गया और चीफ साहब ने इसको बिल्कुल ठीक ठाक उनकी निशानदेही की है ताकि पाकिस्तान को भी फ़ायदा हो और सरमायाकारों को भी। ठीक जी, खालिद क़य्यूम जी, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने अमेरिका में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बड़े इज्तिमा से
ख़िताब किया। और इस मौका पर हमने देखा कि वहाँ पर किस तरह ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने जो है वो यकजहती का इजहार किया फ़ौज पाकिस्तान के साथ। और वहाँ पर जो कन्वेंशन था वो फ़ौज पाकिस्तान के हक़ में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। और उसमें देखिए कि इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत ने मिलकर जो है वो पाकिस्तान की मैशत को बहाल किया, पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी लाने के लिए इकदाम उठाए। और चंद माह पहले आपको याद होगा कि मिनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी, फोरम हुआ था इस्लामाबाद में, जिसमें अमेरिका, चीन, तुर्किया और दीगर ममालिक के जो वफूद थे वो आए थे और उनको जो है मादनियात में जो है वो इन्वेस्टमेंट लाने के लिए जो है उनको पेशकश की गई। वक्त खत्म हो गया जी, आपसे शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, ख्याल रखिए। अल्लाह।